नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। शुरुआत इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बेंगलुरु ऑटो ब्लास्ट मामले में नया मोड़ सामने आया। इस मामले से जुड़ा पुलिस को एक पत्र मिला है। ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने वाला पत्र मिला है। कर्नाटक इंटेलिजेंस विभाग को यह पत्र मिला है और प्रामाणिकता की जांच इस वक्त पुलिस कर रही है। इसी महीने की 19 तारीख को बेंगलुरु में एक ऑटो रिक्शा में धमाका हुआ था। यात्री और चालक घायल हुए थे। हालांकि पुलिस ने इसे आतंकी कार्रवाई करार दिया है। यात्री को इस घटना के लिए आरोपित भी किया गया है। इसकी पहचान मोहम्मद शारिक के रूप में हुई और फिलहाल इस पूरे मामले में ये बड़ा अपडेट, जहां ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने वाला पत्र मिला है। कर्नाटक इंटेलिजेंस विभाग को यह पत्र मिला, जिसकी प्रामाणिकता की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है कि ये कितना सही है। बेंगलुरु ऑटो ब्लास्ट मामले में ये नया मोड़, जहां पुलिस को पत्र मिला है और ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने वाला ये पत्र मिला है। आखिर बेंगलुरु को दहलाने की ये साजिश किसकी थी? मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई खुलासे होते जा रहे हैं। भारत 24 ने सबसे पहले आपको बताया था कि जब मोहम्मद शरीक मैसूर से मंगलुरु पहुंचा था, तो मंगलुरु में ऑटो में बैठने के बाद उसने कई जगह पर वो गया था और पहले भी वो मंगलुरु जा चुका था। अब इस बात की जानकारी भारत 24 को अपने सूत्रों से मिली है कि उस दौरान जहां जहां उसने रेकी करी, वो कहां कहां गया था। बेहद महत्वपूर्ण एक आला सूत्रों के मुताबिक अगर हम माने तो कुछ स्केच जांच टीम को मिले हैं और ये स्केच ये बताते हैं कि वो कहां कहां नजर रख रहा था, कहां कहां पे काम कर रहा था। इन स्केच में 2 शिव मंदिर, एक देवी का मंदिर, एक रेलवे स्टेशन, एक बस स्टैंड और एक संघ निकेतन नाम की जगह थी, जहां पर बच्चों का कार्यक्रम होने वाला था। यानी इन्हीं किसी जगह में उसका मुख्य टारगेट था, जहां पर वो प्रेशर कुकर ब्लास्ट करना चाहता था। बड़ी सीधी सी बात है कि जो मंदिर में जहां गया था, उसमें मंजुनाथ स्वामी मंदिर जो शिव का मंदिर है, गोकर्णनाथेश्वर मंदिर ये भी शिव का मंदिर है, इसके अलावा मंगला देवी मंदिर ये देवी क्षेत्र है, इसके अलावा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड का भी स्केच मिला है। ये सब मैं उस स्केच के आधार पर, जो जांच टीम को जानकारी मिली है, उस आधार पर भारत 24 के दर्शकों को बता रहा हूं, क्योंकि ये जानकारी बेहद अहम है। और सबसे खतरनाक वाली बात है कि संघ निकेतन नाम की जो जगह थी, वहां पर जिस दिन ब्लास्ट हुआ था, उस दिन बच्चों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। अगर हम इन सब टारगेट स्थानों को देखें तो सीधी बात एक सामने निकल कर आती है। सभी पब्लिक प्लेस थे जहां पे अच्छी खासी भीड़ रहती है और अच्छा खासा नुकसान हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मर्जी थी कि जो धमाका था वो उस बदनीयत वाले मोहम्मद शरीक के, जिस ऑटो में बैठा, शरीक के साथ ही वो हादसा हो गया, जिसके बाद अब एक एक परतें खुल रही है। आईएसआईएस के तर्ज पर वो काम करता था, अब इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। अल हिंद के लिए काम करता था, इसमें दो राय वाली कोई बात नहीं। लेकिन अब असली जांच इस तरफ मुड़ रही है कि इसके हैंडलर्स कौन से। जैसे ही हैंडलर्स का पता चलेगा तो कुछ और खुलासे हो सकते हैं। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु में जहां गया था, उन जगहों की भी जो है पुलिस टीम और तमिलनाडु पुलिस और केरल पुलिस जांच कर रही है। और अब आपको बताते हैं कि पुलिस को मिले इस पत्र में आखिर ऐसा क्या है जिसकी चर्चा लगभग हर जगह हो रही है। कर्नाटक इंटेलिजेंस विभाग को यह पत्र मिला है और ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने वाला पत्र, जिसमें इस्लामिक रेजिस्टेंस काउंसिल की तरफ से यह पत्र है और पत्र में लिखा है मंजुनाथ मंदिर को निशाना बनाना था। इस पत्र में एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को भी धमकी दी गई है। इस्लामिक रेजिस्टेंस काउंसिल की तरफ से यह पत्र है, जिसमें मंदिर को निशाना बनाने की बात की गई है और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को भी धमकी दी गई है। तो जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था के साथ छेड़छाड़, शांति व्यवहार को यहां पर उथल पुथल करने की कोशिश थी, जिसे नाकाम कर लिया गया। हालांकि ऑटो में हुए इस ब्लास्ट ने सबको दहला दिया है। बहरहाल इस ब्लास्ट की जांच जारी है और हमारे सहयोगी प्रमोद राघवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे।
आपसे यही जानना चाहेंगे कि पुलिस को ये जो पत्र मिला है कितना अहम साबित हो सकता है, कितनी अहम कड़ी हो सकती है, क्योंकि मंजूनाथ मंदिर की अगर बात करें, एक अहम स्थान जहां पर कई बड़ी गिनती में लोग यहां पर पहुंचते हैं, और ऐसे में इस मंदिर को निशाना बनाया जाना ये एक ऐसा लक्ष्य जो फिलहाल जो तो हासिल तो नहीं किया जा सका, लेकिन अगर हो जाता तो एक बड़ी साजिश थी और बड़ा नुकसान हो सकता था। अमृता, देखिए, ये पत्र बेहद अहम साबित हो सकता है अगर ये जो क्लेम है, जिन लोगों ने ये अपनी जिम्मेदारी ली है, अगर वो साबित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये पत्र भेजने वाले को ये अच्छे से मालूम है कि इसकी जांच बहुत बारीकी से की जाएगी, गहराई से की जाएगी और पूरी जानकारी कर्नाटक की जो इन्वेस्टिगेशन टीम और अब तो एनआईए के हाथ में केस सौंप दिया गया, वो भी करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से धमकी दी गई है और जो जगह बताई गई है, वो कहीं ना कहीं मैच करती है, क्योंकि कल जब दोपहर में हमने सबसे पहले ये खबर बताई थी कि मंजूनाथ स्वामी, जिस तरीके से भी आपने मेरा एक वॉकथ्रू देखा होगा, उसमें साफ साफ मैंने मंजूनाथ स्वामी टेम्पल का नाम लिया है। गोपीनाथ जो 2 टेम्पल है, 3 टेम्पल है, एक देवी का, 2 शिव क्षेत्र का, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, क्योंकि पत्र कल रात में मिला है। तो निश्चित तौर पे अब ये देखने वाली बात है कि इसके पीछे के जो गुनाहगार है वो क्या चाहते हैं, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली, क्योंकि ये जो संगठन है, जो पत्र में जिसका नाम लिखा गया, वो बिल्कुल नया है। पुलिस तो प्रमोद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मंगलुरु को दहलाने की ये कोशिश की गई। बहरहाल एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रमोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, 19 तारीख को ये ब्लास्ट होता है और आज की तारीख तक सिलसिलेवार आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे कैसे नए मोड़ इस पूरे मामले में सामने आए हैं और आज पुलिस की जांच किस मोड़ पर आ खड़ी हुई है, एनआईए की जांच। जी देखिए, निश्चित तौर पे जब 19 तारीख को ब्लास्ट हुआ था तो सबसे पहले पुलिस को शुरुआत में बिल्कुल इस बात को आतंकी गतिविधि के तौर पे नहीं देखा गया, ऐसे एक हादसे के तौर पे देखा गया। लेकिन जैसे ही जांच टीम मौके पे पहुंची और उसके बाद जब जो सबूत मिलना शुरू, तो प्रमोद लगातार इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं और इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बहरहाल कुकर में ये विस्फोटक और आतंक की बड़ी साजिश से माना जा रहा है। आतंकी ब्लास्ट के ये तार कहां तक जुड़े हैं, अब ये एनआईए लगातार खंगालने की कोशिश कर रही है और ये पत्र जो मिला है इस संगठन का जो जिक्र आया है, अब देखना होगा कि इससे आगे कौन सी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आती हैं। बहरहाल बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां चांदनी चौक में आग लगी है और भगीरथ पैलेस में लगी भीषण आग, जिसके चलते 100 दुकानें जलकर खाक हुई हैं और इस आग पर काबू पाने की कोशिश अब की जारी है। बीती रात आगजनी की यह खबर सामने आई और उसके बाद से ही लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन पुरानी दिल्ली का ये इलाका है चांदनी चौक, जहां सब जानते हैं कि किस तरह से तंग गलियां हैं, तंग बाजार हैं। ऐसे में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का यहां पर पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है और अगर एक बार गाड़ी अंदर जाती है तो उसे बैक गियर में ही वापस लाना पड़ता है। इस तरह के हालात हैं। ऐसे में अब जो वहां पर स्थितियां हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि बिल्डिंग्स जो हैं वो काफी खतरनाक हैं, कभी भी गिर सकती हैं। एक हिस्सा इस बिल्डिंग का ऑलरेडी ध्वस्त हो चुका है। तो ऐसे में जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो भी इस बिल्डिंग के अंदर नहीं जा रहे हैं, बाहर से ही कोशिश की जा रही है कि अंदर की आग को बुझाने की कोशिश की जाए, इस आग पर काबू पाया जाए और इसी के चलते वक्त ज्यादा लग रहा है। हालांकि ये जरूर कहा गया है फायर ब्रिगेड के अधिकारियों की तरफ से कि आग का जो फर्दर स्प्रेड है, यानी आग अब फैलेगी नहीं, इतना उस पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जिन बिल्डिंग्स के अंदर कमरों में सामान जल रहा है वहां पर अभी मशक्कत की जा रही है कि इस आग पर काबू पाया जा सके। बहरहाल तस्वीरें आप दोनों देख रहे हैं, एक मौजूदा समय की तस्वीर है, सुबह की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो बीती रात की तस्वीर है, जहां आग का गोला किस तरह से यहां इस बिल्डिंग को बनते हुए देखा गया। वहां तमाम लोग किस तरह से भौचक्के रह गए और डर का वो माहौल यहां पर नजर आया, क्योंकि देखते ही देखते ये 100 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं और करोड़ों के नुकसान की बात यहां पर कही जा रही है। इस इलाके को कैसे बसाया जाएगा, इन दुकानों को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से कैसे खड़ा किया जाएगा, ये तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी ही। लेकिन फिलहाल आज जो बड़ी चुनौती फायर ब्रिगेड के सामने है वो यही कि इस आग पर पूर्ण तौर पर काबू कैसे पाया जाए, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर हर तरह की दुकान है, हर तरह का सामान है, केबल्स हैं, पेपर्स हैं, उन तमाम चीज़ों को यहाँ से किस तरह से हटाया जा सके या उस आग पर कैसे काबू पाया जा सके, फिलहाल मंथन इसी पर हो रहा है। और बाहर से ही कोशिश की जा रही है कि फायर फाइटर्स जो है वो कामयाब हों। फायर फाइटिंग की तमाम जो टेक्निक्स है वो बाहर से ही अब कोशिश की जा रही है कि किया जा सके, क्योंकि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। फिलहाल अब तक
जब इस खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं तो किसी के हताहत होने की भी कोई जानकारी नहीं है और ऐसी कोई सिचुएशन ना बने, इसी के लिए कोशिश फायर ब्रिगेड की यही है कि बाहर से ही जो है वो आग पर काबू पाया जा सके। इलाका पूरी तरह से खाली रात को ही करवा दिया गया था। फिलहाल यहाँ पर लोग नहीं हैं और लगातार ये जो दस्ते हैं कोशिश में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, बीती रात की अगर बात करें तो 40 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की इस पूरे इलाके में थी और 150 से ज्यादा कर्मचारी आग बुझाने के कार्य में निरंतर जुटे रहे। और उधर गुजरात विधानसभा के पहले चरण के तहत जब वोटिंग होगी, चुनाव होंगे, तो पहले फेज में कुल 788 उम्मीदवार मैदान में होंगे और इनमें से 167 उम्मीदवार दागी बताए जा रहे हैं। जहां 167 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहीं 100 उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर आरोप हैं। ये खुलासा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट में हुआ है। अब पहले चरण के तहत आम आदमी पार्टी के कुल 89 में से 88 सीट पर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। उसके 36% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो ऐसे में जनता का प्रतिनिधित्व ये उम्मीदवार कैसे करेंगे जिनके खुद के ऊपर इस तरह के केस दर्ज हैं, बलात्कार से लेकर और तमाम आपराधिक मामले, हत्या जैसे गंभीर आरोप इन तमाम उम्मीदवारों पर हैं। अब ऐसे में ये पब्लिक को, लोगों को डिसाइड करना है कि किसको वोट देना चाहिए। हमारे सहयोगी मनीष देसाई लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? इतने उम्मीदवार अगर दागी होंगे और हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर आरोप उन पर होंगे तो क्या वो जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? तो पहले चरण में जो उम्मीदवार हैं वो कितने दागी हैं ये हम आपको बता रहे हैं। 167 उम्मीदवार जो हैं वो दागी हैं। आम आदमी पार्टी के 36% उम्मीदवार दागी हैं। अब ऐसे में एडीआर की रिपोर्ट का ये बड़ा खुलासा बड़े सवाल खड़े करता है इन तमाम कैंडिडेट्स पर। मनीष देसाई हैं हमारे साथ। मनीष, आपसे यही समझना चाहेंगे कि ग्राउंड पर क्या कुछ इसको लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं, क्योंकि एडीआर की ये रिपोर्ट गंभीर है और गंभीर आरोप है इन तमाम उम्मीदवारों पर। 36% उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर हत्या से लेकर बलात्कार तक के गंभीर आरोप हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि गुजरात चुनाव में ये पहली बार देखने को मिला है कि इतनी भारी संख्या में उम्मीदवारों के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हो या कोई किसी गुनाह में शामिल हो। इस तरह के लोगों की चीजें जो है वो निकलकर सामने आई है और एक तरह से कहे कि ये चौंकाने वाली चीजें हैं, क्योंकि 100 से अधिक उम्मीदवार जो है पहले चरण का मतदान जहां होना है, ऐसे में 100 से अधिक उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर किसी न किसी तरह का गुनाह दाखिल किया गया है, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा है लेकिन उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात है और देखने वाली बात ये होगी कि अब लोग जो है किस तरह के उम्मीदवार को पसंद करते हैं, क्योंकि गुजरात के चुनाव में अमूमन ये देखा गया है कि जो साफ छवि वाले नेता होते हैं या उम्मीदवार होते हैं उनको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल मनीष, देखना होगा कि अब लोगों का इस पर क्या रिएक्शन आता है और इन मुद्दों को रैलियों में किस तरह से भुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात भीलवाड़ा की करते हैं। तनाव जारी है। यहां पर 48 घंटे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। 2 युवकों पर बदमाशों ने फायरिंग की थी। एक युवक की हत्या और दूसरा फिलहाल अस्पताल में भर्ती। इस हत्याकांड को आदर्श तापड़िया कांड से जोड़ा जा रहा है। उस हत्याकांड का बदला लेने के लिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, ऐसा लगातार सामने आ रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले के बाद से ही रोष लगातार बरकरार है, क्योंकि दिन दिहाड़े इस तरह से चलती सड़क पर 2 युवकों पर फायरिंग कर दी जाती है। राजस्थान के भीलवाड़ा से सामने आया ये पूरा मामला लगातार सियासत पर भी हावी है और फिलहाल प्रशासन भी जुटा हुआ है कि वहां पर अमनो अमान की स्थिति बहाल रहे, कोई इस तरह का इंफॉर्मेशन स्प्रेड ना हो।
जिससे आने वाले समय में तनाव और बढ़े। भीलवाड़ा शहर के बड़ला चौराहे पर करीब 3:20, 3:25 दिन में ही फायरिंग की घटना हुई है। मौके पे उच्चाधिकारी पहुंच गए। एक चश्मदीद गवाह से ये मालूम पड़ा है कि शायद 2 मोटरसाइकिलें थीं जिस पे 2-2 सवार थे और उनके द्वारा 3 राउंड फायर किए गए हैं। मौके पे 2 जो फायर हैं, जो खाली कारतूस हैं, वो बरामद कर लिए हैं और बाकी इसमें स्पेशल टीम को लगा के और सिटी की टीम को लगाकर आगे की तफ्तीश जारी है। तो राजस्थान के भीलवाड़ा का ये मामला सामने आया, जहां दिन दहाड़े 2 युवकों पर गोलियां बरसा दी गई और दोनों में से एक की मौत हो गई है, एक अस्पताल में है। आखिर किस तरह से हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं, किस तरह के क्राइम को आप दिन दहाड़े अंजाम दे जाते हैं? और फिलहाल इस पूरे मामले में भीलवाड़ा में जो शूट आउट हुआ है, इसको लेकर गंभीर स्थितियां बनी हुई हैं, लोगों में रोष है और इस मामले में लोग इंसाफ चाहते हैं। हमारे सहयोगी नवीन जोशी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या कुछ जानकारी है, फिलहाल की क्या स्थितियां हैं? इंटरनेट सेवाएं जरूर बाधित हैं, लेकिन लोगों का रोष जो है उसको कम नहीं कर पाएगी इस तरह से सरकार, ना ही प्रशासन, क्योंकि लोगों को इंसाफ चाहिए। जाहिर तौर पर मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन जान की कीमत उससे नहीं चुकाई जा सकती। बिल्कुल अमृता, जिस तरह का ये घटनाक्रम है, पिछले 6 महीने पहले इसी तरह का एक घटनाक्रम हुआ था और उसी के बाद में ये वापस जिसको कहा जा सकता है बदला लेने की एक उसमें तहत में एक पूरी घटना को अंजाम देने को लेकर जोड़ा कर देखा जा रहा है। इस मामले को लेकर जिस तरह से रात को आईजी रुपिंदर पाल सिंह भी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने भी जो जिस तरह से लोगों से चर्चा की थी, लोगों को करने का प्रयास किया है। अभी जिस तरह से कहना कि आक्रोश व्याप्त लोगों में, और इस मामले में जो पुलिस के लिए सबसे बड़ी सुकून की बात यह है कि पुलिस को देर रात को इस मामले में जो 2 आरोपी हैं उन तक पहुंचने में कामयाबी हाथ लग चुकी है और पुलिस ने कुछ लोगों को 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दोपहर तक उन लोगों के मामले में पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है। अमृता जी, बहुत शुक्रिया नवीन, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, धन्यवाद। और अब बात श्रद्धा मर्डर केस की करते हैं, जिसमें कल आफताब पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ और यह टेस्ट आज भी जारी रह सकता है। एफएसएल के निदेशक दीपा वर्मा के मुताबिक ये पूरा टेस्ट फिजिकल कंडीशन पर निर्भर करता है और टेस्ट लंबा चल सकता है। वहीं सूत्रों की माने तो पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब पूनावाला सहयोग नहीं कर रहा था। पूछताछ के दौरान सवालों से बचने की कोशिश उसने की और यही नहीं, जब शुरुआत में सवाल पूछे गए तो बिल्कुल खामोश भी रहा। अब उसने एफएसएल को गुमराह करने की कोशिश की है, तो ऐसे में आज भी ये पॉलीग्राफ टेस्ट जारी रह सकता है। कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब आफताब ने नहीं दिया। अब ऐसे में उन तमाम सवालों के तीर एक बार फिर से दागे जाएंगे और देखना होगा कि आज कितना कोऑपरेट करता है आफताब पूनावाला। बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव की, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है और इसी कड़ी में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी समान नागरिक संहिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन बहस और चर्चा के बाद। शाह ने कहा कि जनसंघ के दिनों से ही देश की जनता से बीजेपी ने वादा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, संविधान सभा ने भी संसद और राज्यों को उचित समय पर यूसीसी लाने की सलाह दी थी, क्योंकि किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश के लिए कानून धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए। यदि देश और राज्य धर्मनिरपेक्ष हैं तो कानून धर्म पर आधारित कैसे हो सकते हैं? हर किसी के लिए संसद या राज्य विधानसभाओं से पारित एक कानून होना चाहिए। और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बना दिया गया है। जनरल मुनीर को पुलवामा में हुए अटैक का मास्टरमाइंड माना जाता है। दरअसल जब पुलवामा में अटैक हुआ था तब मुनीर आईएसआई का चीफ था। अब जनरल मुनीर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का बड़ा विरोधी रहा है। आईएसआई चीफ के पद से मुनीर को इमरान ने ही हटाया था। मुनीर ने इमरान की पत्नी बुशरा के भ्रष्टाचार से जुड़े हुए केस खोले थे और इसी के चलते इन दोनों की आपस में अनबन है। और उधर चीन में कोरोना एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है और पिछले 25 घंटों में 31,000 से ज्यादा नए केस सामने आने के बाद
चीन में हड़कंप मच गया है। सरकार के खिलाफ उठते बगावती सुरों को दबाने के लिए चीनी प्रशासन ने झेंगझाऊ के और उसके आसपास के 8 जिलों में 66 लाख लोगों को कैद कर दिया है। नए आदेश से पहले ही 2 लाख लोग कैद में हैं। अब आपको बता दें कि यहां शटडाउन लगाया गया है, इसमें आईफोन सिटी भी शामिल है। चीन की जीडीपी का 20% क्षेत्र लॉकडाउन की जद में है। कोरोना केस बढ़ने के बाद चीन के हालात बेहद ही नाजुक हो गए हैं। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र के सांगली जिले के तालुका के 40 गांवों पर कन्नड़ भाषियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से दावा किया है कि वे कर्नाटक में शामिल होना चाहते हैं। अब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका जोरदार जवाब दिया है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र का कोई गांव कर्नाटक नहीं जाएगा। राज्य सरकार बेलगाम, कारवार, निपानी सहित मराठी भाषी तमाम गांवों को पाने के लिए उच्चतम न्यायालय में मजबूती से लड़ेगी। और इस पर बोम्मई ने कहा कि फडणवीस का सपना कभी पूरा नहीं होगा। उनकी टिप्पणी को भड़काऊ करार दिया है। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद बहुत पुराना है। दरअसल दोनों राज्यों के कुछ ऐसे सीमावर्ती भाग हैं जिन पर दोनों राज्यों के अपने अपने दावे हैं। अब महाराष्ट्र का कर्नाटक के कुछ इलाकों में मराठी भाषी लोगों की तादाद ज्यादा होने का आधार कायम।